नमस्कार, खबर दुनिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अश्विनी कुमार मिश्र। खबर दुनिया की यानी विश्व की सभी अहम खबरें आधे घंटे में आप तक। हम आज बात करेंगे बांग्लादेश की और साथ ही साथ जानेंगे विशेषज्ञ से राय कि कहां किस दोराहे पर खड़ा है बांग्लादेश। विश्व की अन्य होंगी अहम खबरें, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं वैश्विक सुर्खियों पर। भारी तनाव के बीच बांग्लादेश में गहराई राजनीतिक अनिश्चितता। राष्ट्रपति ने भंग की संसद, लेकिन अंतरिम सरकार की अभी तस्वीर साफ नहीं। प्रदर्शनकारी छात्र नेताओं ने अंतरिम सरकार को लेकर रखी शर्तें। बांग्लादेश में हालात को पटरी पर लाना बड़ी चुनौती। खुद पर हमलों के बाद पुलिसकर्मियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल की घोषणा। बांग्लादेशी सेना में भी शीर्ष स्तर पर बड़ा फेरबदल। बांग्लादेश के हालात पर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने संसद में दिया बयान। अल्पसंख्यकों और मंदिरों पर हमलों को लेकर जताई चिंता। कहा, बहुत शॉर्ट नोटिस पर अनुमति लेकर भारत आई शेख हसीना। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को मिला फिजी का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार। फिजी की संसद को भी किया संबोधित। दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक संबंधों को और मजबूत बनाने की जताई प्रतिबद्धता। इजराइल लेबनान सीमा पर बढ़ता जा रहा है तनाव। हिजबुल्लाह के ड्रोन हमले में 2 इजरायली नागरिक घायल। किसी भी समय बड़े संघर्ष की आशंका। अमेरिका सहित कई देशों ने तनाव कम करने का किया आह्वान। और अमेरिका में डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवार राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार कमला हैरिस ने उपराष्ट्रपति उम्मीदवार के तौर पर टिम वॉल्ज का किया चयन। मिनेसोटा के गवर्नर को कमला ने घोषित किया रनिंग मेट। और अब देखते हैं खबरों को विस्तार से, और सबसे पहले रुख करते हैं एशिया महाद्वीप की ओर। बांग्लादेश में राजनीतिक गतिरोध और भारी तनाव जारी है। राष्ट्रपति ने तीनों सेना प्रमुखों और विभिन्न नेताओं से चर्चा के बाद संसद को भंग कर दिया है। हालांकि अभी भी अंतरिम सरकार के गठन को लेकर तस्वीर साफ नहीं है। आंदोलन से जुड़े छात्र नेताओं ने अंतरिम सरकार को लेकर कई शर्तें रखी हैं। इस बीच बांग्लादेशी सेना के शीर्ष पदों पर तैनात कई अधिकारियों के ट्रांसफर तो कुछ को हटाए जाने की भी खबर है। राजनीतिक अस्थिरता और भारी तनाव के बीच बांग्लादेश अनिश्चितता से जूझ रहा है। सोमवार को प्रधानमंत्री शेख हसीना के त्यागपत्र और देश छोड़कर चले जाने के बाद नई सरकार को लेकर माथापच्ची लगातार जारी है। आंदोलनकारी छात्रों ने सैन्य सरकार के विकल्प को खारिज कर दिया है। ऐसे में सबसे बड़ी चुनौती एक सर्वसम्मत अंतरिम सरकार का गठन है। इस बीच मंगलवार को राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने संसद को भंग कर दिया। राष्ट्रपति भवन ने एक विज्ञप्ति में कहा कि संसद भंग करने का निर्णय राष्ट्रपति के तीनों सेना प्रमुखों, विभिन्न दलों के नेताओं, सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधियों, एंटी डिस्क्रिमिनेशन स्टूडेंट मूवमेंट के नेताओं से बातचीत के बाद लिया गया है। बांग्लादेश के संविधान के अनुसार अब 90 दिनों के अंदर चुनाव कराने जरूरी हैं। चुनाव कब होंगे इसका तो पता नहीं। अभी तो पहली चुनौती आम सहमति से अंतरिम सरकार का गठन है। विरोध प्रदर्शनों में मुख्य भूमिका निभाने वाले छात्र नेताओं ने बयान जारी कर 2 मांगे रखी हैं। उनकी पहली मांग नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री मोहम्मद यूनुस को अंतरिम सरकार का प्रमुख सलाहकार नियुक्त करना है। छात्रों का कहना है कि पेरिस में रह रहे मोहम्मद यूनुस ने उनका निवेदन स्वीकार कर लिया है। बांग्लादेशी मीडिया के अनुसार यूनुस बहुत जल्द देश वापस लौटेंगे। यूनुस ओलंपिक समिति के निमंत्रण पर फ्रांस गए हुए हैं, जहां वो अभी भी उपचार के लिए रुके हुए हैं। यूनुस को अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना का आलोचक माना जाता है। प्रदर्शनकारी छात्रों का कहना है कि अंतरिम सरकार सेना के प्रभाव से मुक्त होनी चाहिए। हम अपनी प्रस्तावित सरकार के अलावा किसी अन्य सरकार को स्वीकार नहीं करेंगे। हम सेना या फासिस्टों द्वारा समर्थित सरकार को स्वीकार नहीं करेंगे। जनता के खिलाफ किसी भी छद्म सरकार या सरकार को स्वीकार नहीं किया जाएगा। बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के गठन पर दुनिया भर की निगाहें हैं। अमेरिका ने जोर देकर कहा है कि अंतरिम सरकार गठन की प्रक्रिया लोकतांत्रिक और समावेशी होनी चाहिए।
हम अंतरिम सरकार की घोषणा का स्वागत करते हैं और आग्रह करते हैं कि कोई भी बदलाव बांग्लादेश के कानूनों के अनुसार किया जाए। हम वहाँ हाल में मानवाधिकारों के हनन, मौतों और लोगों की बड़ी संख्या में घायल होने की सूचनाओं से दुखी हैं। इस बीच मंगलवार को भी बांग्लादेश के विभिन्न शहरों में हिंसा, लूटपाट और आगजनी की खबरें आती रहीं। सोमवार को प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच झड़पों में जानमाल का कितना नुकसान हुआ, इससे जुड़ी तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। वहीं पुलिसकर्मियों पर हमले की घटनाओं के बाद पुलिस बल अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित है। बांग्लादेश पुलिस अधीनस्थ कर्मचारी संघ ने इसको लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल की घोषणा की है। उधर शीर्ष पुलिस अफसरों ने जनता से अपील की है कि वो पुलिसकर्मियों और थानों को हिंसा का निशाना न बनाएं। कई सप्ताह के हिंसक प्रदर्शन के बाद आए राजनीतिक बदलाव के बीच बांग्लादेश के आम लोग भी अनिश्चितता से घिरे हुए हैं। उनका कहना है कि जल्द से जल्द शांति स्थापना बहुत जरूरी है। हमें शांति चाहिए बस। हम गरीब मजदूर वर्ग के लोग हैं जो दिहाड़ी मजदूरी करते हैं। हम बस शांति से रहना चाहते हैं। मुझे उम्मीद है कि नई सरकार देश को ईमानदारी से चलाएगी ताकि लोग चैन से जी सकें और सो सकें। बस मेरी यही विनती और इच्छा है। बस यही मेरी विनती और इच्छा है। बांग्लादेश के तेजी से बदलते घटनाक्रम में पूर्व प्रधानमंत्री बेगम खालिदा जिया की रिहाई को भी अहम माना जा रहा है। कई वर्षों से घर में नजरबंद खालिदा जिया मुख्य विपक्षी दल बीएनपी की नेता हैं। वो 2 बार प्रधानमंत्री का पद संभाल चुकी हैं। प्रस्तावित अंतरिम सरकार में उनके दल की अहम भूमिका हो सकती है। बेगम खालिदा जिया के साथ साथ विरोध प्रदर्शन के दौरान गिरफ्तार हजारों लोगों की रिहाई का भी आदेश दिया गया है। इनमें बीएनपी और जमात इस्लामी के नेताओं और कार्यकर्ताओं की बड़ी तादाद शामिल है। तो क्या है हालात और क्या है राजनीतिक भविष्य, फिलहाल बांग्लादेश के क्या है ताज़ा हालात, इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रोफेसर संजय भारद्वाज, जो कि स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़ जेएनयू में है। प्रोफेसर साहब, आपका स्वागत है। सबसे बड़ी बात, कहाँ खड़ा पाते हैं बांग्लादेश को आज, तब जबकि संसद भी भंग कर दी गई है, बहुत बड़ी तादाद में जमात के लोगों को, इससे पहले बेगम खालिदा जिया को, इन सबको रिहा भी किया गया है। क्या मुस्तकबिल आने वाले कुछ दिनों में मान के चलते कि स्थिर सरकार का गठन हो सकेगा? देखिए, हालात जो बांग्लादेश में बहुत संवेदनशील है और जिस तरीके के कयास लगाए जा रहे हैं कि भाई डोमेस्टिक फैक्टर्स रहे हैं, जो तात्कालिक फैक्टर्स थे, जिसमें कोटा मूवमेंट था, प्रोटेस्ट था, या जो स्टूडेंट्स कम्युनिटीज़ के साथ जो जाती हुई, वो बहुत बड़े फैक्टर थे, उनको रजाकार बता दिया गया, वो फैक्टर थे, या कोई बाहरी ताकतें, अदृश्य ताकतें इनके पीछे लगी हुई थी, ये कयास लगाए जा रहे हैं। लेकिन एक बात साफ है कि अब अगला कदम है कि अभी सरकार बनाने का काम सेना को दे दिया गया। सेना ही अभी मुख्य तौर पर कंसल्टेशन से, प्रेसिडेंट से के माध्यम से डिसीजंस ले रहे हैं, जिसमें जो बंदी थे, जो राजनीतिक बंदी थे, उनको छोड़ दिया गया, चाहे वो दूसरे केसेस में, करप्शन के केसेस में, उनको छोड़ दिया गया। दूसरा संसद को भंग कर दिया गया। अब कॉन्स्टिट्यूशन की जहां बात आती है, तो कॉन्स्टिट्यूशनलिटी तो देखो बांग्लादेश में उसका उल्लंघन तो समय के हिसाब से होता रहता है। जब 2006 में आर्मी बैक्ड केयरटेकर गवर्नमेंट आई थी, तो उसने 2 साल तक चुनाव नहीं कराए, जाके 2008 में चुनाव कराए आखिर में, तो 2 साल तक किसी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन की नहीं थी। दूसरी बात आती है कि अब क्या सर्वसम्मति से सरकार बना पाएंगे? मुझे उसके आसार बहुत दूर दिख रहे हैं। उसका सबसे बड़ा कारण क्या ये है कि अवामी लीग को लोग स्वीकार नहीं करेंगे, अवामी लीग के लोगों को स्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन साथ ही क्या वो बीएनपी और जमात के लोगों को स्वीकार करेंगे, उसमें भी मुझे संदेह है। क्योंकि जो प्रोटेस्टर्स थे, जो स्टूडेंट्स हैं, जो जस्टिस की बात कर रहे थे, वो बहुत न्यूट्रल और बहुत ही अलग हटके देख रहे थे। और यही कारण है कि उन्होंने जो सेना प्रमुख है, उससे डिमांड की है कि मोहम्मद यूनुस को चीफ एडवाइजर ऑफ केयरटेकर। तो ये बात, लेकिन मोहम्मद यूनुस का नाम 2006 में भी आया था। अब मोहम्मद यूनुस को ना उस वक्त बीएनपी ने एक्सेप्ट किया था, ना ही जमात इस्लाम ने एक्सेप्ट किया था। अवामी लीग से तो उनका कॉन्फ्लिक्ट था ही। तो क्या आज ऐसी स्थिति है कि मोहम्मद यूनुस को एक्सेप्ट कर लेगी बीएनपी और जमात इस्लाम, हार्डलाइनर्स? क्योंकि जो मोहम्मद यूनुस है, बहुत ही लिबरल प्रोग्रेसिव विचार के हैं, और वो बेसिकली थोड़ा जो वेस्ट की तरफ उनका झुकाव है, और नियो लिबरल आइडियोलॉजी को आगे बढ़ाते हैं। तो इसको कितना एक्सेप्ट कर पाएंगे? लेकिन अगर
सहमति बनती है मोहम्मद यूनुस पे, तो मुझे लगता है आगे का रास्ता साफ हो जाएगा। अगर मोहम्मद यूनुस पे सहमति नहीं बनी तो निश्चित रूप से फिर आगे कई कई तरीके के निश्चित स्टॉक तौर से में पड़ेंगे, प्रॉब्लम्स आएंगी, उथल पुथल होगा, और वो बांग्लादेश के लिए ठीक नहीं होगा, क्योंकि जिस तरीके से वायलेंट प्रदर्शन और जिस तरीके से बंगबंधु की जी। स्टैच्यूज को गिराया जा रहा है, वो बांग्लादेश के लॉन्ग टर्म्स के लिए बहुत शुभ संकेत नहीं है, क्योंकि पार्टीजन पॉलिटिक्स था। बंगबंधु ने बहुत सक्रिय जी भूमिका जी 1971 में निभाई थी, लोकतंत्र की बात जी थी, संजय जी, हम चर्चा सेकुलरिज्म जारी की बात रखेंगे। थी। कई और सवाल हैं, एक सवाल के अगर इतने जवाब सवाल में ही आते हैं तो, लेकिन वक्त हो चला बेहद छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए खबर दुनिया की। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबार, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। माई भाई, मैंने भी इस बार SIP करके म्यूचुअल फंड में पैसे डाले। तो मुझे ये जानना था कि KYC का चक्कर क्या है? म्यूचुअल फंड सही है .com या अपने म्यूचुअल फंड की वेबसाइट पे जाओ, पैन नंबर डालो और सिर्फ इतना देखो कि तुम्हारा KYC स्टेटस रजिस्टर्ड है या वैलिडेटेड। रजिस्टर्ड हो तो? आधार और पैन कार्ड के साथ अपना KYC वैलिडेट करो, जरूरी है और ज्यादा वक्त भी नहीं लगता। और वैलिडेटेड हो तो सही है। सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत। हम बात कर रहे हैं बांग्लादेश की, जहां पर लोकतंत्र पर सवालिया निशान खड़ा है, बांग्लादेश के भविष्य पर सवालिया निशान खड़ा है। और इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर संजय भारद्वाज जी, जो कि स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़ JNU से संबद्ध हैं। प्रोफेसर भारद्वाज जी, आपसे जानना चाहेंगे, अगर देखें तो बहुत चिंताजनक स्थितियाँ ये हैं कि अल्पसंख्यक समुदाय, हिंदू समुदाय को वहाँ निशाना बनाया जा रहा है, मंदिरों को निशाना बनाया जा रहा है। जो जमात की वहाँ पर पॉलिटिक्स थी, जो जिस पर कहीं ना कहीं अंकुश लगाने में कामयाब हुई थी बेगम, उस तरीके से शेख हसीना वाजेद, तो किस ओर देखते हैं? सबसे ज़्यादा इस समय शांति स्थापना के साथ, सरकार स्थापना के साथ जिम्मेदारी बनती है पूरे हुक्मरान की कि अल्पसंख्यकों के अधिकार, हक, हुकूक सुरक्षित रखे जाएं। देखिए, बहुत बड़ा चिंता का विषय है ये, खाली भारत के लिए नहीं, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए। और जो अभी तक जैसे वेस्ट बांग्लादेश में ह्यूमन राइट्स की बात करते थे, वेस्ट डेमोक्रेसी की बात करते थे, तो मुझे लगता है कि जो माइनॉरिटी राइट्स हैं, जो हिंदू समुदाय है, वहाँ पर उनके ऊपर जो हमले हो रहे हैं, मंदिरों पे हमले हो रहे हैं, जो भारत का जो कल्चरल सेंटर है उस पे जो अटैक हुआ है, मुझे लगता है अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी को इसमें दखल करना चाहिए, भारत के साथ दखल करना चाहिए। और ये बांग्लादेश में हालांकि ये बहुत नई बात नहीं है। जब भी 1947 के बाद, जब से आज़ाद हुआ 1971 में, आप देखेंगे तो न केवल हिंदुओं पर, माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ पे, साथ ही साथ जो लिबरल डेमोक्रेटिक, जो प्रोग्रेसिव मुस्लिम कम्युनिटी है, मुस्लिम्स हैं, उनके ऊपर भी बहुत बार हमले होते रहे हैं। और 1975 के बाद जिस तरीके से बदलाव आए, तो वहाँ पे जिन्होंने सेकुलरिज्म के लिए लड़ाई लड़ी थी, डेमोक्रेसी के लिए लड़ाई लड़ी थी, वो कॉन्स्टिट्यूशन को ही बदल दिया, उसमें सेकुलरिज्म को रिप्रेस कर दिया, ऑलमटी आयला से प्रियम्बल्स के ऊपर टॉप ऑफ द प्रियम्बल लिख दिया बिस्मिल्लाह और रहमान। तो कई तरीके से जो उसका फैब्रिक था, जिसके लिए बांग्लादेश की जाना जाता था 1971, उस पे ठेस पहुंचाई। और बांग्लादेश धीरे धीरे जब से, और खासकर जब 2001 में खालिदा जिया सरकार में थी और 2006 तक उन्होंने इसको आतंकवाद का अड्डा बना दिया, कट्टरपंथियों का अड्डा बना दिया, और जो भारत में के जो इंसर्जेंट ग्रुप्स थे उनका अड्डा बना दिया। तो एक बहुत बड़ा कंसर्न था ये, भारत के लिए भी था और अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी का। और यही कारण था कि बांग्लादेश के लोगों ने भी इस बात को पहचाना और 2008 में जो शेख हसीना का एजेंडा था, कॉल फॉर चेंज फ्रॉम डार्कनेस टू द ब्राइटनेस, और उन्होंने कहा था हम 71 की स्प्रिट को रीइंस्टेट करेंगे, तो जनता ने मैंडेट दिया और उसके आधार पे शेख हसीना सत्ता में आई। और उन्होंने जितने भी जो कट्टरपंथी ताकतें थी या आतंकवादी गतिविधियां होती थी या बाकी गैर कानूनी काम, उन पर नकेल कसा।
लेकिन चूंकि 15 साल हो चुके थे तो जो अथॉरिटेरियन टेंडेंसीज अवामी लीग में भी आ गई थी, और बाकी जो इकोनॉमिक फैक्टर थे जिसमें कोटा इशू हुआ या अनएम्प्लॉयमेंट हुआ, जॉब इशू हुआ, या आप ये कहिए कि निपोटिज्म हुआ, और सबसे बड़ा फैक्टर कि ग्रास रूट लेवल पे जो चुनाव होते थे चेयरमैन के और यूनियन परिषद लेवल पे या जी। म्यूनिसिपैलिटी पे, वो होने बंद हो गए थे। पार्लियामेंटेरियन अपने लोगों को नॉमिनेट करना, ये फैक्टर्स जो इमीडिएट हुए, उसका जो कट्टरपंथी ताकतें थी और जो अपोजिशन पॉलिटिकल फोर्स थी, उन्होंने उसका फायदा उठाया और जी। शेख हसीना को त्याग पत्र देने के लिए मजबूर किया, देश छोड़ने के लिए मजबूर किया। ये बांग्लादेश के लिए एक लॉन्ग टर्म लॉस है कि एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप जिन्होंने प्रोग्रेसिव ताकतों को आगे बढ़ाया, डेवलपमेंट को आगे बढ़ाया, इस तरीके की जो गतिविधियां जो बांग्लादेश में हुई, मुझे लगता है कि ये कितना इसमें स्थायित्व ला पाएंगे, कितना जो डेवलपमेंटल, क्योंकि एक बहुत बड़ी बात थी कि अभी बांग्लादेश 2026 में लीस्ट डेवलप्ड कंट्री से डेवलपिंग कंट्रीज की और कैटेगरी में काफी जा रहा तेजी था। से कहीं ना तो वो कहीं चीजें हो आर्थिक गई। विकास की दर थी, आर्थिक विकास के साथ साथ सुधारों की भी दर थी, और लगातार सरकार में आने के बाद तेजी से ये घटनाक्रम बदले। भले उसमें कोटा एक तात्कालिक स्थितियां रही, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद वो भी एकदम साफ हो गया था, लेकिन तेजी से जो ये घटनाक्रम बदले, जो मार्च का आह्वान किया गया, बहुत सारे लोगों की बातें ये हैं कि चाहे वो पाकिस्तान या फिर विदेश की अनेक कुछ ऐसी शक्तियां जो वहाँ पर दखल बनाए रखना चाहती हैं, उनका भी हाथ माना जा रहा है। इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, एक बात आप मान के चलिए कि जिस तरीके से दक्षिणी एशिया में एक राजनीति डेवलप हुई है, जो मेजोरिटेरियन डिस्कोर्स डेवलप हुआ, अफगानिस्तान में एक भी माइनॉरिटी कम्युनिटी का लोग नहीं रहा, सिखों को भगा दिया, हिंदुओं को भगा दिया। पाकिस्तान में भी यही हालात हुआ कि आज 1% भी माइनॉरिटी हिंदू कम्युनिटीज नहीं हुई। वहीं श्रीलंका में आप देखिए कि जो तमिल हिंदू थे उन पे किस तरीके का अत्याचार हुए। बांग्लादेश में उम्मीद की जाती थी, हालांकि बांग्लादेश में जो 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 हिंदुओं की जो संख्या है उसमें नियमित रूप से गिरावट आ रही थी। जो 30% 1971 में थे, 15% 30% 1947 में थे, 15% 71 में रह गए, और आज आते आते 8% माइनॉरिटी कम्युनिटीज के लोग हैं। जो चित्तागोंज हिल ट्रैक पे जो ट्राइबल्स रहते हैं उनके साथ किस तरीके का भेदभाव है, तो ये बहुत स्ट्रांगली जो इस्लामिक मेजोरिटेरियन डिस्कोर्स बांग्लादेश में डेवलप हुआ, और उससे जो उसकी बेसिक फैब्रिक थी जिसके आधार पे बांग्लादेश का निर्माण हुआ, भारत ने सेक्रीफाइस किया और बांग्लादेश के लोगों ने सेक्रीफाइस किया, वो कहीं ना कहीं लगता है कि वो बेकार जाता हुआ नजर आ रहा वो है। ताना बाना कहीं ना कहीं कमजोर हुआ है। अब जी, एक जी, सवाल लेकिन और, क्या भविष्य देखते हैं आप शेख हसीना वाजिद का? बहुत शॉर्ट नोटिस पर वो आई, भारत की संसद में बयान भी दिया गया विदेश मंत्री द्वारा। आगे का उनका राजनीतिक भविष्य क्या? जबकि उनके बेटे के साहबजादे के जो बयान आए हैं वो साफ तरीके से कहते हैं कि कहीं ना कहीं वापसी बांग्लादेश के लिए उसको उसी हालात पर बंगबंधु का परिवार छोड़कर कहीं ना कहीं विदाई ले रहा। देखिए, इमीडिएट उनकी कोई वापसी दिखती नहीं, वैसे भी वो लगभग 76 ईयर्स ओल्ड है। लेकिन ये बात आप मान के चलिए कि उनके स्ट्रॉन्ग फॉलोअर्स बांग्लादेश में हैं। जो अवामी लीग का जो एक बहुत बड़ा कार्डर है, वो पार्टी जिन्होंने स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी, आज़ादी की लड़ाई लड़ी बांग्लादेश के लिए, और साथ ही साथ उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग एक गवर्नेंस क्रिएट किया बांग्लादेश में। तो ये बात मान के चलिए कि बहुत बड़ा तबका एक पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स बांग्लादेश में अवामी लीग और शेख हसीना के साथ है। निश्चित रूप से अगर शेख हसीना इच्छा से नहीं जाना चाहेगी तो एक फैक्टर हो सकता है उनकी बेटी या बेटा जो सक्रिय हैं, या उनकी जो बहन रहना सक्रिय है, वो दोबारा वापसी होगी। लेकिन निश्चित रूप से बांग्लादेश के लोग इस बात को समझेंगे और अवामी लीग को दोबारा से मौका देंगे, क्योंकि एकमात्र जो पॉलिटिकल पार्टी है जो सेकुलर फैब्रिक, बंगाली फैब्रिक को बनाए रखती है, प्रोटेक्ट करती है, वो अवामी लीग है। बाकी अगर कोई नया फोर्स तैयार हो जाता है जो बंगाली अस्मिता को या बंगाली राष्ट्रवाद की रक्षा के लिए, जैसे कि आप प्रोटेस्टर्स स्टूडेंट्स हैं जो मोहम्मद यूनुस की बात कर रहे हैं, तो एक उम्मीद की जा सकती है कि बांग्लादेश में एक मजबूत सरकार, एक सर्वसम्मत सरकार बनेगी। लेकिन अगर बांग्लादेश कट्टरपंथियों के हाथ में चला गया तो बांग्लादेश का भी इकोनॉमिकली भी वही हश्र होगा जो आज पाकिस्तान का हो रहा है, और पॉलिटिकली वही हर्ष होगा जो आज अफगानिस्तान में हो रहा है। तो इस बात के लिए बांग्लादेश की जनता लेकिन समझती है, जब जब संकट में आते हैं वो रिवोल्ट करते हैं, रिवोल्यूशन करते हैं, और दोबारा से जो बेसिक स्पिरिट है उसको रीइंस्टेट करते हैं, जो 1971 की स्पिरिट है उसको दोबारा पुनर्स्थापित करते हैं। ये टाइम एंड अगेन बांग्लादेश में आपको देखने को मिल जाएगा। 89 में इरशाद के खिलाफ हुआ, 2008 6 में और 8 में
डेवलपमेंट हुआ, 2012 में फिर वही डेवलपमेंट हुआ। अब लेकिन इन्होंने शेख हसीना से जो इनका विश्वास गिरा, जो यंग जनरेशन का, और खासकर जो वायलेंस हुआ यंग स्टूडेंट्स के खिलाफ, वो बैकफायर किया। और शेख हसीना की कुछ जो न्यूज टॉक थी जिसने इनको रजाकार से संबोधित किया, वो उनके वो खिलाफ कहीं ना कहीं चला गया। लोगों को नागवार गुजरा। चलते चलते आखिरी सवाल, सरकार गठन की संभावनाएं कितनी, लोकतंत्र का भविष्य कहाँ पर? क्योंकि कहीं ना ऐसा ना हो कि इन सबके दरमियान कहीं ना कहीं सेना काबिज हो जाए या फिर राष्ट्रपति की शक्तियां जिस तरीके से हैं, लोकतांत्रिक भविष्य कहाँ खड़ा पाते हैं बांग्लादेश का? देखिए, बांग्लादेश में कहीं पर भी जहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन होता है, एक्टिविज्म होता है, वहाँ पे लोकतंत्र लड़खड़ाता है, फिर आगे बढ़ता है, फिर लड़खड़ाता है, फिर आगे बढ़ता है। लेकिन मैं एक बात बताना चाहूँगा कि जब जनवरी 2024 में चुनाव होने थे, उस वक्त भी अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज बहुत नेगोशिएट कर रही थी, कोशिश की जा रही थी, जिसमें फॉरेन पावर, वेस्टर्न पावर्स भी उसमें इन्वॉल्व थी कि बीएनपी को या दूसरी अपोजिशन पॉलिटिकल फोर्सेस को उसमें शामिल किया जाए और एक इंक्लूसिव पार्टिसिपेटरी इलेक्शन हो। लेकिन वहाँ पर कहीं एक ऐसा मोड़ आया जहाँ पे जो अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी थी, बीएनपी का वेस्ट के साथ में ट्यूनिंग नहीं बैठा, एक कोऑर्डिनेशन नहीं हुआ, और इसी वजह से जब चुनाव हुए तो चुनाव के बाद में शेख हसीना वापस सत्ता में आई और वेस्ट शांत हो गया, इस बात को एक्सेप्ट कर लिया कि जो सरकार आई उसके साथ काम करेंगे। तो ये कोई निश्चितता नहीं है कि अब आगे में बीएनपी वेस्ट के साथ में या किसी जो पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है उनके साथ काम कर पाएगी। तो यहाँ पे यही सॉल्यूशन लगता है कि अगर वेस्ट एक्टिव होता है, भारत एक्टिव होता है, एक सर्वसम्मति बनती है, और चीन भी अगर उस पर सर्वसम्मति बनती है, तो एक ऐसे न्यूट्रल आदमी मोहम्मद यूनुस जैसे को अंतरिम प्रधानमंत्री बना के और एक स्मूथ पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, कंडूसिव एनवायरनमेंट करके इलेक्शंस की तरफ आगे जाया जा सकता है। और यही हर कोई उम्मीद करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर संजय भारद्वाज जी कि आमार सोनार बांग्ला का जो मूल मंत्र है उसको ध्यान में रखते हुए कि स्थिर सरकार बने, लोकतांत्रिक भविष्य उज्जवल हो, और साथ ही साथ वहाँ पर एक स्थायी तरीके से लोगों के भविष्य के निर्माण के लिए लोग एकजुट हो सकें। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबर दुनिया के आज के अंक में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए डीडी न्यूज़। नमस्कार।